हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईडिया झुंझुनू। तो हमारा फिजिक्स में जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा चल रहा था कार्य, ऊर्जा और शक्ति। हमने कार्य के बारे में जान लिया, ऊर्जा के बारे में जान लिया और शक्ति के बारे में भी जान लिया। हमने इन तीनों चीजों की जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो सारा का सारा पढ़ लिया है। क्या क्या पढ़ लिया हमने? कार्य, ऊर्जा और शक्ति का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है अपने डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आने लायक है वो सारा का सारा हमने कवर कर लिया है। अब देखिए, अब हमारे पास बचते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बचते हैं। न्यूमेरिकल करवाना क्यों जरूरी होता है? पहले तो ये बात जान लीजिए कि हमारे पास थ्योरी होती है एक तो, और एक होते हैं न्यूमेरिकल्स। हम बिना न्यूमेरिकल्स के भी कर सकते हैं, बिना न्यूमेरिकल्स के भी फिजिक्स को तैयार कर सकते हैं। बट ये चीज देखिए, आपने देखा होगा कि कई बार तो एयरफोर्स का या फिर नेवी का पेपर हल्का आ जाता है, हल्के का मतलब सिंपल आ जाता है, और कई बार बहुत ही ज्यादा टफ आ जाता है। वो सिंपल कब आता है? जब हमारे पास जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो थ्योरी बेस्ड हो। सिंपल पेपर आएगा यहां से जब अपन को ज्यादातर क्वेश्चंस थ्योरी पर बेस्ड पूछे जाते हैं, वो पेपर हमेशा सिंपल होता है। और जब ज्यादा क्वेश्चंस हमें न्यूमेरिकल बेस्ड पूछ लिए जाते हैं तो वो ज्यादा टफ हो जाता है थोड़ा सा। किसके तुलना में? इस थ्योरी की तुलना में हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन पेपर होता है वो थोड़ा सा टफ मान लिया जाता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ थ्योरी को ही कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ सिंपल पेपर की तैयारी नहीं करनी है, हमें सिंपल पेपर की और मान लीजिए अगर टफ पेपर आ जाए, टफ पेपर दोनों की तैयारी करनी है। तो हमने जिस हिसाब से थ्योरी को कवर किया है सेम उसी हिसाब से हम न्यूमेरिकल्स को भी कवर करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट से हम न्यूमेरिकल लेते हुए चलेंगे और एडवांस लेवल तक जिस हिसाब से हमारे डिफेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस टाइप के हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम न्यूमेरिकल्स। यहां तक आपकी कार्य, ऊर्जा और शक्ति का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पिछली 5 क्लासेस में हमारा पूरा हो चुका है। अगर आपने पिछली 5 क्लासेस नहीं अटेंड की है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो क्लासेस ले सकते हैं और वहां से पूरा का पूरा अपना थ्योरेटिकल पार्ट है वर्क, एनर्जी एंड पावर का, वो पूरा का पूरा देख सकते हैं। उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। और मैंने आपको सेकंड क्लास में कार्य, ऊर्जा और शक्ति की सेकंड क्लास में जो वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे वो पहले ही करवा दिए हैं। जो वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने पहले ही करवा दिए हैं। तो अपने पास ऊर्जा और शक्ति वाले न्यूमेरिकल्स बचते हैं जिनको हम आज कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपने पास वो कुछ इस प्रकार से है। वो कुछ सॉरी जो पहला क्वेश्चन है वो अपने पास कुछ इस प्रकार से है। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए और वह वस्तु v वेग से चले तो उसकी शक्ति होगी। कोई अपने पास वस्तु है, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हमें भी वैसे वैसे ही करना है और हमारा आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है? तो हाँ, यहां से क्या बोल रहा है? यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे स्टार्ट करते हैं। ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर F बल लगाया जाता है। F बल किस तरफ लगाया जाता है हमें कहीं मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हम अपनी मर्जी से F बल लगा देते हैं। मान लिया F बल राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, और वह वस्तु v वेग से चले, मतलब कि F बल लगाने के बाद कोई वस्तु पर हमने F बल लगाया और F बल लगाने के बाद उस वस्तु का जो वेग है वो वेग v हो जाता है। वो वेग क्या हो जाता है? वो वेग v हो जाता है। मान लीजिए F बल लगाने के बाद वो ये वस्तु फर्स्ट
पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पर आ जाती है, तो यहाँ पर जो इसका वेग है वो वेग क्या दिया गया है, वो वेग दिया गया है v दिया गया है। और अपन को पूछा क्या है, पूछा गया है कि इस जो वस्तु है शक्ति क्या होगी, पावर क्या होगी। तो हम जानते हैं शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय होता है। मतलब कि किसी समय में किया गया कार्य ही उसकी शक्ति होती है, किसी समय में किया गया कार्य ही उसकी शक्ति होती है। थ्योरेटिकल में आप समझ सकते, सीख सकते हो कि शक्ति क्या होती है, वो पीछे वाली क्लास में जाके आप इसकी थ्योरी पूरी पढ़ सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ी है। तो यहाँ पर कार्य क्या होता है, कार्य के बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कार्य होता क्या है, W = F(S) होता है। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है और F बल लगाए जाने के कारण वह वस्तु S विस्थापन तय कर लेती है, तो उस वस्तु पर बल F द्वारा किया गया कार्य W = F.S होता है। तो यहाँ पर कार्य की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, F. मान लीजिए इसने विस्थापन S तय किया, विस्थापन S तय कर लिया, F.S डिवाइडेड बाई समय, डिवाइडेड बाई समय को मैंने t मान लिया, समय अपने को कहीं मेंशन नहीं दिया गया है, समय को मैंने t मान लिया। यहां से देखिए क्या मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, क्या मैं इसको, क्या मैं इसको F.S/T विस्थापन बट्टा समय, F. विस्थापन बट्टा समय, क्या इस रूप में लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां से देखिए F.S/T क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय होता है वेग। तो अपने पास जो फाइनल शक्ति आ गई किसकी टर्म में, फोर्स की टर्म में और वेग की टर्म में, वो क्या आ गई F.V। तो अपने पास F.V कहीं दिख रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अपने पास F.V ऑप्शन नंबर 1 है, वो अपना एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से यदि हमें बल दिया गया हो और v वेग से कोई वस्तु चले और हमें शक्ति में और वेग में संबंध पूछ ले, तो इस प्रकार से उसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यदि इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे तो सीधा का सीधा चिपकाना है, सीधा का सीधा ऐसा का ऐसा चिपकाना है। आपको वैल्यू चाहे और दी गई होंगी, जैसे f की जगह 2 भी दे दिया होगा, 4 भी दे दिया गया होगा, कितना भी दे दिया गया होगा, बट अगर कॉन्सेप्ट ये है तो आपको इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दे रखा है, एक हल्के और एक भारी पिंड का संवेग समान है, एक हल्के और एक भारी पिंड का संवेग समान है। और हमें पूछा क्या गया है, ऑप्शंस में से इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है जो सही है। भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा कम होगी, दोनों की गतिज ऊर्जा समान होगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब यहां हमें पूछना क्या चाहता है, हमें बस एक क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें पूछना क्या चाहता है, तो यहां से देखिए गतिज ऊर्जा पूछना चाहता है, गतिज ऊर्जा पूछना चाहता है और संवेग अपने को समान दे रखा है। तो गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है, वो क्या होता है, p²/2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, जहां p क्या होता है, p होता है वस्तु का संवेग, वस्तु का संवेग, और m क्या होता है, m होता है वस्तु का द्रव्यमान।
वस्तु का द्रव्यमान और काइनेटिक एनर्जी अपने पास गतिज ऊर्जा होती ही है। तो यहां से क्या बोलना चाहता है, यदि एक हल्के और एक भारी पिंड का संवेग समान है, ठीक है, तो यहां से देखिए, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में जो अपना P है, संवेग को कांस्टेंट मान लूं, तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? यहाँ पर दो क्या है, दो एक अचर राशि है, दो की फिक्स वैल्यू होती है, दो इज इक्वल टू दो ही होता है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड किस पे कर रही है? तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम क्या है यहाँ पर? वस्तु का द्रव्यमान। तो यहां से देखिए, काइनेटिक एनर्जी और वस्तु के द्रव्यमान में अपने पास ये संबंध आ गया है। अब अपने पास क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? भारी, ऑप्शन में देखिए, भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अब यहां पर ये इनवर्सनली प्रोपोर्शनल में है काइनेटिक एनर्जी मास m के, तो मास अगर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम होगी। मास अगर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और अगर मास कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ये अपने पास यहां से रिलेशन बन के आता है। तो यहां से देखिए, इन चारों चीजों में से कोई सा ऑप्शन इससे सेटिस्फाई हो रहा है? अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो वही अपना करेक्ट आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए, भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। यहां पर मैंने m को भारी ले लिया, m का द्रव्यमान ज्यादा ले लिया, तो यहां से देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए, भारी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए। बट यहां पर अपन को क्या दे रखा है? भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, मतलब ये अपना ऑप्शन हो गया गलत। पहला ऑप्शन अपने पास गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा कम होगी, भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा कम होगी। अगर हमने m को ज्यादा भारी ले लिया है, जितना m बढ़ेगा उतनी ही गतिज ऊर्जा कम होगी। तो यहां पर जो अपना ऑप्शन बी है ये अपन को सही लग रहा है। सॉरी, ऑप्शन बी क्या लग रहा है? सही लग रहा है। फिर भी कंफर्मेशन के लिए हम ऑप्शन सी देख लेते हैं। अगर ऑप्शन सी भी गलत हुआ अपना, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी देखिए, दोनों की गतिज ऊर्जा समान होगी, जो कि बिल्कुल ही वाहियात बात है। यहां पर ऐसा नहीं होता है। दोनों की गतिज ऊर्जा कैसे समान होगी जब उनके द्रव्यमान ही अलग अलग है? तो यहां से ऑप्शन सी भी गलत हो गया। तो यहां से ऑप्शन क्या आ गया अपने पास? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से इस प्रकार के जो ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहां से देखिए, अगर अपन को थ्योरी आती है इसकी, अगर अपन को इसकी थ्योरी आती है तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हमसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अपने पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास? किसी गतिशील पिंड का द्रव्यमान आधा कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। कोई भी गतिशील पिंड है, उसके द्रव्यमान को आधा कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। यहां पर हम दो कंडीशंस बनाते हैं, यहां पर हम दो कंडीशंस बनाते हैं। मान लीजिए पहली कंडीशन क्या होगी अपने पास, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। जहां पर कंडीशन फर्स्ट क्या लेते हैं, कंडीशन फर्स्ट क्या है अपने पास? जब वस्तु का द्रव्यमान m हो, जब वस्तु का द्रव्यमान m हो, इस m को हमें अगली कंडीशन में आधा करना है। तो एक कंडीशन तो वो ले लेते हैं जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, m इज इक्वल टू m है, v इज इक्वल टू v है, तब गतिज ऊर्जा क्या होगी। और जब अगली कंडीशन हम ये लेंगे कि जब m को m/2 कर देंगे, क्योंकि यहां पर द्रव्यमान को आधा किया गया है, यदि हम m को m/2 कर देंगे और v अपना सेम रहेगा, तो उस कंडीशन में अपनी गतिज ऊर्जा पहले वाली गतिज ऊर्जा से कितनी होगी, ये चीज अपने को फाइंड आउट करनी है। तो पहली कंडीशन में मान लिया कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m, ये क्या है, वस्तु का द्रव्यमान।
वस्तु का वेग क्या है, वेग को मैंने मान लिया v, वस्तु का वेग है ये। और काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट मान ली मैंने, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट मान ली, फर्स्ट कंडीशन के लिए फर्स्ट मान ली मैंने यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ m की जगह है m है, v की जगह v है, तो अपने पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी फर्स्ट कंडीशन के लिए हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगी। अब अपन बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, कंडीशन सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो अपन को करना क्या है, पहले जो द्रव्यमान अपना m था वो अब m/2 हो गया है चेंज होकर। जो द्रव्यमान अपना इस कंडीशन में m था अब m/2 हो गया है, और ये क्या है अभी, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान है। और यहां पर v सेम है, v इज इक्वल टू वस्तु का वेग, वस्तु का वेग। तो यहां से देखिए काइनेटिक एनर्जी फॉर कंडीशन सेकंड इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहां m की वैल्यू क्या है, द्रव्यमान कितना है m/2, m/2 इंटू वी स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं हाफ एम वी स्क्वायर इंटू हाफ, इस हाफ को मैंने अलग ले लिया और हाफ एम वी स्क्वायर को मैंने अलग ले लिया, तो 1/2 एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर है, जो काइनेटिक एनर्जी है और फर्स्ट कंडीशन के लिए है उसके बराबर है, और हाफ अपने पास अलग से आ गया है। तो जो पहले काइनेटिक एनर्जी अपने पास पहली कंडीशन के लिए काइनेटिक एनर्जी थी, अगर द्रव्यमान को हमने आधा कर दिया तो इस काइनेटिक एनर्जी की आधी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जब द्रव्यमान को आधा कर दिया जाता है। तो यहां पर अपने पास ऑप्शन कौन सा आ गया, आधी। ऑप्शन कौन सा आ गया, आधी हो जाएगी। तो यहां से देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिए जाए तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप दो कंडीशन मान के चलिए, पहले में आप नॉर्मल कंडीशन लेके चलिए, फिर दूसरे में आपको कम क्या करवा रहा है या फिर ज्यादा क्या करवा रहा है वो कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन भी अपना सेम टू सेम पिछले वाला जैसे ही है, चलिए हम करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों को दुगुना कर दिया जाए, यहां पर वस्तु के द्रव्यमान को भी दुगुना कर रहा है और वस्तु के वेग को भी दुगुना कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा होगी। तो फिर से हम वही दो कंडीशंस बनाते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या होगी अपने पास, जब द्रव्यमान तो क्या है, वस्तु का द्रव्यमान तो क्या है m है, वेग क्या है, वेग v है। वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है, और वेग क्या है, v है। तो इस टाइम उसकी जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंडीशन फर्स्ट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और कंडीशन सेकंड की बात करें, तो यहां पर जो अपना द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान को दुगुना कर रहा है, द्रव्यमान को दुगुना कर रहा है, और वेग को भी क्या कर रहा है, वेग को भी दुगुना कर रहा है। तो इस टाइम पे अपनी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंडीशन सेकंड इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और हाफ m की जगह अपने पास क्या है, 2m है, और v स्क्वायर की जगह क्या है, v की जगह क्या है, 2v है। तो इस प्रकार से अपने पास आ जाएंगे। तो यहां से देखिए हाफ की जगह मैंने हाफ रख दिया, m की जगह मैंने m रख दिया, और 2v है, ये 2v का स्क्वायर 4v स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 को मैंने अलग ले लिया और v स्क्वायर को मैंने इसके साथ लिख दिया। तो यहां से मेरे पास, यहां से तो बच गया 4 और यहां से बच गया 2, तो टोटल कितने हो गए 8। तो यहां से ये चीज क्या है, ये तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंडीशन फर्स्ट इंटू 8 है। तो यहां से दोनों चीजों में जो अपने पास रिलेशन आ गया वो क्या आ गया कि गतिज ऊर्जा क्या होगी, पहले वाले गतिज ऊर्जा की 8 गुनी होगी। तो यहां से जो ऑप्शन सी होगा अपना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अपने नेवी में पूछ लिए जाते हैं। नेवी में भी अगर ना पूछे तो अपन यहां से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा तो यहां से नहीं बनेगा। वो काउंट कहां होगा? वो काउंट होगा अपने यूनिट एंड डायमेंशंस में, यूनिट एंड डायमेंशंस में। यूनिट एंड डायमेंशंस में ये सवाल कंसिडर होगा। बट हमें ये क्वेश्चन निकालना है तो अपन कैसे निकालते हैं? तो अपने पास क्या पूछा है? शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। ऐसा ही मात्रक तो चलिए दूसरा भी होता है, बट यहां पर हम पूछ ले मूल, जो अपने पास मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रकों में ये अपने शक्ति का मात्रक पूछना चाहता है। तो अपने पास P इज इक्वल टू क्या होता है? W/T। W/T इसका ऐसा ही मात्रक या तो होता है जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड भी इसका ऐसा ही मात्रक होता है, बट अपन को ऐसा ही मात्रक में जूल पर सेकेंड कहीं नहीं दिया गया है। तो अपन क्या देखते हैं यहाँ पर कि अपन को इस जूल पर सेकेंड है, W/T है, इसको हमें मूल मात्रकों में चेंज करना है, क्योंकि सारे के सारे आंसर अपने मूल मात्रकों में है। अगर इन मूल मात्रकों में से भी अपने जो P की वैल्यू है वो मैच नहीं होती है तो अपना आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम बात करते हैं P की। W क्या होता है? W होता है F.S, बल गुणा विस्थापन और डिवाइडेड बाई T। बल गुणा विस्थापन और डिवाइडेड बाई T। तो यहां पर जो बल होता है, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, बल इज इक्वल टू ma, m की वैल्यू kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है बल का मात्रक। ठीक है, जहां पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण है और m kg में है, m kg में है। तो यहां से देखिए kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो s है, s एक लेंथ है और लेंथ का m SI में मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, और डिवाइडेड बाई t। t क्या है? टाइम है। टाइम किस में होता है? सेकंड में होता है। तो यहां से देखिए kg इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड है। यहाँ पर ये सेकंड स्क्वायर है और यहाँ पर नीचे 1 है, तो इसको अगर गुणा करेंगे ऊपर ले जाके उल्टा करके तो सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सेकंड की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड की पावर 3। क्या अपन को ये ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है? kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिल्कुल गलत, kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर गलत, kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब ये बिल्कुल सही आंसर है अपना। तो ये अपने आप गलत हो गया। तो ऑप्शन सी है वो अपना करेक्ट आंसर हो गया है। इस प्रकार यहां से आपको डायमेंशन भी पूछ सकता है। तो डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? डायमेंशन m1, इसकी मीटर स्क्वायर की L2, L3, यहां पर इसको ऊपर ले जाएंगे तो m1 L2 T-3 इसकी क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी। बट जब भी आपको शक्ति, ऊर्जा या फिर कार्य का मात्रक या विमा पूछ ली जाएगी तो आप ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन अपना यहां से आया है, इस टॉपिक से आया है। ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट एंड डायमेंशन से मिलेगा, और यहां से आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली यहां से इस पूरे टॉपिक से अपने को एक क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। दो विभिन्न द्रव्यमानों की गेंद की गतिज ऊर्जाएं समान हैं, तो अधिक संवेग वाली गेंद होगी। क्या क्या पूछ रहा है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पूछना क्या चाहता है, क्योंकि अगर अपने को दिया क्या गया है और पूछना क्या चाहता है, दोनों चीजें ही नहीं पता होंगी तो हम बताएंगे क्या? अपन बताएंगे क्या? तो यहां से देखिए दो भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की गेंदें हैं, दो भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की गेंदें हैं m1 और m2, जिनकी गतिज ऊर्जाएं समान है। गतिज ऊर्जाएं समान है तो अधिक संवेग वाली गेंद की गतिज ऊर्जा होगी। मान लिया इसकी गतिज ऊर्जा हाफ m1v² इज इक्वल टू हाफ m1v² है।
m1 v स्क्वायर है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर कहीं भी संवेग जो है संवेग कंसीडर नहीं है, और संवेग के लिए अपन क्या देखते हैं p स्क्वायर बाई 2m होता है, किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अगर दो कणों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, दो कणों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो ये ऑब्वियस बात है p स्क्वायर बाई 2m और p स्क्वायर यहाँ पर इनिशियल मान लीजिए एक और एक को फाइनल मान लीजिए, तो पी आई स्क्वायर इनिशियल बाई 2m1 इज इक्वल टू पी एफ स्क्वायर बाई 2m2, ये दोनों भी बराबर होंगी। और मैंने आपको थ्योरी में भी जब थ्योरी पढ़ाई थी तब भी इस चीज को सोल्व करके अच्छे से बताया था कि यहाँ पर हमें इन दोनों चीजों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए अपन क्या मान सकते हैं, बराबर करने के लिए देखिए, अगर यहां पर मैं मानू m2 को मानू 2 kg का, m2 को मानू 2 kg का, m2 इज इक्वल टू 2 kg और m1 इज इक्वल टू 1 kg, तो यहां से देखिए 2 4, तो pf क्या आएगा मेरे पास, तो pf क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि अपन दोनों को इसको एक के बराबर करना है, दोनों चीजों को बराबर करने के लिए मैं कर रहा हूं यहां पर। और यहां पर देखिए, यहां पर मैं अंडर रूट 2 करूंगा, यहां पर अंडर रूट 2 करूंगा, तो ऑब्वियस बात है अंडर रूट 2 ज्यादा है या फिर 2 ज्यादा है, अंडर रूट 2 कम है और जो 2 है अपने पास ये चीज ज्यादा है। तो जब मैंने द्रव्यमान का मान ज्यादा लिया तो वहां से क्या आया मेरे पास, यदि m2 ज्यादा है m1 से तो इसका p फाइनल भी ज्यादा होगा p इनिशियल से, मतलब कि जितना भारी द्रव्यमान उतना ज्यादा संवेग, जितना भारी द्रव्यमान होगा किसी वस्तु का संवेग भी उतना ही ज्यादा होगा। तो अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है, अधिक संवेग वाली वस्तु होगी, जिसका संवेग अधिक होगा वो वस्तु क्या होगी, द्रव्यमान में ज्यादा भारी होगी या फिर कम होगी, ज्यादा भारी होगी। तो यहां से ऑप्शन ए गलत आ गया, ऑप्शन सी गलत आ गया, ऑप्शन डी भी गलत आ गया, तो अपने पास ऑप्शन क्या बच गया, ऑप्शन बी इज इक्वल टू भारी होगी वो वस्तु, क्योंकि उसका संवेग भी ज्यादा है। कंडीशन कौन सी है, जब दोनों की गतिज ऊर्जाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसको सोल्व किया जाता है। अब बात करते हैं हम इस प्रकार के क्वेश्चन की, कि एक पिंड निर्वात में केवल गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, तो इसके गिरने के कारण निम्न में से कौन सी राशि अचर रहती है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गिर रही है, जब भी कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गिरती है तो इसकी टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है, कोई भी वस्तु जब गुरुत्व के अधीन गिरती है तो इसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब जो टोटल यांत्रिक ऊर्जा है, उसके हर एक बिंदु पर, उसकी गति के हर एक बिंदु पर वो क्या होती है, समान रहती है, मतलब कि कंजर्व्ड रहती है, अचर रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो यहां से मान लिया मैंने, यहां से कोई h ऊंचाई से, टोटल ऊंचाई h मान ली, h ऊंचाई से कोई वस्तु नीचे गिर रही है, तो यहां पर जो इसकी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, वही टोटल हो गई यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो यहां पर भी वही ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा प्लस यांत्रिक प्लस स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू यांत्रिक ऊर्जा। जो टोटल अपने पास मैकेनिकल एनर्जी होगी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, या फिर कोई भी पॉइंट मान लीजिए, इसके पथ में कोई भी पॉइंट मान लीजिए, गतिज ऊर्जाओं और स्थितिज ऊर्जाओं का योग हमेशा बराबर रहेगा हर एक पॉइंट पर। मतलब कहने का क्या हुआ, जो अपने पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल यांत्रिक ऊर्जा है, वह अचर रहती है, वह कांस्टेंट
रहती है। इसके लिए मैंने आपको पूरा डेरिवेशन बताया था, सब कुछ चीजें खोल कर बताई थी। अगर आपको यहाँ से कोई ये चीज समझ में नहीं आई है तो पीछे वाला वीडियो देखकर पूरा का पूरा इसका डेरिवेशन देख सकते हैं, जिससे आपको इससे जो ये जो टॉपिक है इसके बारे में हर एक छोटी सी छोटी चीज का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया अपने पास,